नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम जयपुर से खबरदार आपके लिए लेकर आए हैं। आप पीछे हवा महल देख सकते हैं मेरे, जहां पर इंच इंच जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज हर तरफ सन्नाटा ही नजर आता है और ठीक सामने है रामगंज, जो कि जयपुर का कोरोना हॉटस्पॉट है। राजस्थान का भी कोरोना हॉटस्पॉट उसे कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन हम खबरदार की शुरुआत इस खबर से नहीं कर रहे हैं। हम खबरदार की शुरुआत बंगाल की खबर से करेंगे, लेकिन साथ ही खबरदार की लेंस से हम अलग अलग न्यूज को बताएंगे कौन सी चिंताजनक खबर है आपके लिए, कौन सी अच्छी खबर है आपके लिए और कौन सी आपके सरोकार की खबर है। सबसे पहली खबर जो एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, वो खबर है बहुत चिंताजनक। सवाल ये कि आखिर लॉकडाउन के पत्थरबाजों का इलाज कब होगा। हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं जो ये बताती हैं कि कोरोना से लड़ाई में भारत अपनी लड़ाई इस तरह नहीं जीत सकता। पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आखिर पत्थरबाजों से कैसे निपटेगा देश। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन, और जब कोई रोकने जाए तो उस पर पत्थरबाजी। बंगाल में कोरोना की लड़ाई पर राजनीति की लड़ाई भारी पड़ रही है। आज का एक अजीब इत्तेफाक भी देखिए कि आज ही अभिनेता ऋषि कपूर का देहांत हुआ है और अपने अंतिम ट्वीट में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस वालों पर पत्थर न फेंकें जो हमारी जान बचाते हैं। उनकी जान जोखिम में न डालें, लेकिन पत्थर फेंकने वालों की नजर में ऐसी तमाम अपीलों की शायद कोई अहमियत नहीं है। वैसे आज की सबसे भावुक करने वाली खबर है अभिनेता ऋषि कपूर की मृत्यु। कल अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था। आज ऋषि कपूर ने अंतिम सांसें ली। उन्हें 2 साल से ब्लड कैंसर था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो पूरी जिंदा दिली से अपना जीवन जीते रहे। ब्लड कैंसर के बावजूद परिवार, दोस्त, फिल्में और खाना उनके फोकस में था। आखिर तक वो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को हंसाते रहे। यूं तो ऋषि कपूर के करोड़ों फैंस थे, लेकिन त्रासदी देखिए कि उनके अंतिम संस्कार में लॉकडाउन के कारण पंडित सहित कुल 24 लोग ही आए। आज उनकी आत्मकथा के कुछ पन्ने हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही उस खबर की भी बात करेंगे जिस पर सबकी नजर है, यानी 3 मई के बाद क्या होने वाला है। क्या लॉकडाउन के आगे एक और लॉकडाउन होगा? क्या प्रवासी मजदूरों के धैर्य और मजबूरी का कोई अच्छा फल उन्हें मिलेगा? फंसे हुए लोगों की घर वापसी कैसे होगी? क्योंकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद लाखों लोगों ने घर वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों का आगे का प्लान भी समझना होगा। वैसे पंजाब पहले ही कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा चुका है। दूसरी तरफ क्राइसिल ने जीडीपी में 4% के स्थायी नुकसान का अनुमान लगाया है और कहा है कि अगर लॉकडाउन पूरे मई तक चला तो विकास दर 0 पहुंच सकती है। इसीलिए भारत की लॉकडाउन वाली कश्मकश का विश्लेषण करना आज जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर वो ये कि कोरोना की महामारी लोगों को आगे लॉकडाउन के बाद भी काफी दुख देने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने यह गंभीर चेतावनी दी है कि कोरोना की वजह से दुनिया में करीब आधे कामगारों का रोजगार छिन सकता है। ILO ने कहा कि दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र के 160 करोड़ कामगारों के सामने रोजगार खोने का संकट है। यह संख्या दुनिया के समूचे वर्कफोर्स यानी 330 करोड़ से करीब आधी है। इस गंभीर संकट को लेकर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी चिंतित हैं। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह कि कोरोना के वैक्सीन वाली बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अगर यह सफल हुआ तो कोरोना का टीका 1000 रुपए में बेचा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर नामक दवा के बड़े असर का दावा किया है। यह दवा लेने वाले कोरोना के 31% मरीज तेजी से ठीक हुए हैं। और ऑक्सफोर्ड में सुपर दवाई के ट्रायल का वीडियो भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बंगाल की खबर दिखाते हैं। बंगाल के हावड़ा में आज से 2 दिनों पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। अब वो पत्थरबाजी तो हुई, लेकिन उस पर कार्रवाई कैसे होगी, कैसे लोगों को समझाया जाएगा, इसके बारे में सोचने की जगह राजनीति ही नजर आ रही है। टीएमसी का वहां पर कहना है कि छोटी सी घटनाओं को तूल देने का कि बीजेपी को आदत है। बीजेपी अपनी तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है। तारीख 28 अप्रैल, जगह बंगाल के हावड़ा का टिकियापाड़ा और पत्थरबाजों के निशाने पर पुलिस।
ऐसा हमला कि पुलिस वालों को भागकर आउटपोस्ट में छिपना पड़ा। पुलिस पर इतनी भयंकर पत्थरबाजी, हालात ये हुए कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई। लेकिन इस रैपिड एक्शन फोर्स को भी पत्थरबाजों से मानो युद्ध करना पड़ा। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, हालात पर काबू पाना काफी देर तक मुश्किल काम बना रहा। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने को कहा था। टिकियापाड़ा के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। बंगाल बीजेपी के मुताबिक ममता सरकार लॉकडाउन में भी तुष्टीकरण में लगी है, इसीलिए हालात ऐसे बने। तो उधर ममता बनर्जी का जवाब है कि राई का पहाड़ बनाकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে, সামান্য একটা ঘটনায় এটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। এর মধ্যে এটা পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। টিকাপাড়া মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। ममता जी लड़ाकू नेता है, पर किससे लड़ना, कब लड़ना, कहाँ लड़ना, शायद ये वो तय नहीं कर पाती है। अभी सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, सारा देश मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ रहा है, और वो राज्यपाल से लड़ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लड़ रही हैं। मैं ममता जी को आज मैंने एक पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया है कि आप स्टेट हेड हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी हम सब मिलकर कोरोना से लड़े। हावड़ा की यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर केंद्र से ममता सरकार की पहले से ठनी हुई है। पिछले हफ्ते जब बंगाल के हॉटस्पॉट्स का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची थी, तो कोरोना से लड़ाई की साझा रणनीति सामने आने की बजाय केंद्र और बंगाल की लड़ाई और तेज हुई थी। केंद्रीय टीम ने साफ कहा था कि बंगाल में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे तो संक्रमण और बढ़ेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट्स न मिलने और टेस्टिंग के लिए संदिग्ध मरीजों को लाने की व्यवस्था पर सीधे सवाल केंद्रीय टीम ने उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी बंगाल में लॉकडाउन के पालन में ढिलाई पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। इन सब पर खुद ममता और उनकी पूरी टीम का जवाब यही है कि बीजेपी बंगाल के साथ राजनीति कर रही है। শুধু রেশনের ভাষণে তো হবে না, ভাষণের সাথে তো মানুষের জন্য রেশনও দরকার। রেশন মানে শুধু রেশনে 2 কেজি চাল দেওয়া নয়, রেশন মানে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক, এই যে বলছেন পেনশন, এই যে স্যালারি কোত্থেকে আসবে? টাকাটা না দিলে রেভিনিউ তো সব বন্ধ। অনলি বার্নিং, নো আর্নিং। বার্নিং এর জায়গাগুলো, টোটাল আর্নিং এর জায়গাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। তো আমি চালাবো কোত্থেকে? অন্য রাজ্যগুলোই বা চালাবে কোত্থেকে? बंगाल सरकार खुद को बीजेपी की राजनीति का शिकार बता रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि कोरोना के संकट काल में वहां दाल में काला है। ये देखिए, रात में 1:30 बजे के करीब कोरोना पेशेंट जलाया जा रहा है। बंगाल बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि एक और कोरोना पॉजिटिव का शवदाह रात के अंधेरे में चुपके से किया गया। इस वीडियो पर बीजेपी के ट्वीट में लिखा है कि इस बार शवदाह चुपचाप करने पर बैरकपुर के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बीजेपी सवाल कर रही है कि ममता सरकार क्या छिपा रही है। दिल्ली से पौलमी साहा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी बात सुने। वो आज तक से आज एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। यूं तो उनके और ममता बनर्जी के बीच की रस्साकशी जग जाहिर है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने यह कहा है कि जिस तरह के हालात बंगाल में हैं, कोरोना की जिस तरह की स्थिति है, वो बहुत चिंताजनक है। आप भी सुनिए। घटना हुई, मैं बहुत दुखी हुआ। उससे पहले फूड को लेकर पुलिस और जनता का टकराव हुआ। मैंने उम्मीद की थी और मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय एक साथ जुट मिलकर आगे बढ़ने का है। पर कल मेरी पीड़ा पराकाष्ठा पर आ गई। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद जो सकारात्मक भूमिका दिखानी चाहिए थी, राज्य की जनता को एक निर्देश देना चाहिए था, उसके ठीक विपरीत केंद्र के साथ टकराव की एक बड़ी भूमिका तैयार कर ली। राज्य की मुख्यमंत्री ने अब तक जिस तरीके से इसको मैनेज किया है, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उनके गंभीर परिणाम हो रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं नगण्य के बराबर हैं। कोई भी राज्य के द्वारा दी गई जानकारी को विश्वास में नहीं कर रहा है।
मेरा उनसे अनुरोध है, वी आर फेसिंग अ सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल जैसे छत हमारे ऊपर गिर रही है। ऐसे समय में कोई भी राजनीति करना, कोई भी टकराव करना राज्य की जनता के साथ भारी खिलवाड़ है। लगातार एक ही रास्ता अपनाया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र को हर तरीके से कोसा जाए। तो देखिए, बंगाल में जिस तरीके से वहां पर हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, उसकी निंदा सबको करनी चाहिए। अब उसमें राजनीति क्या रुख लेती है ये अलग बात है, लेकिन कोरोना के काल में क्या उन कर्मवीरों से इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है जो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए? डॉक्टर हों, पुलिस वाले हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई ये हम सब के लिए बहुत चिंताजनक हो जाती हैं। बुधवार को यूपी के कानपुर में चमनगंज में पुलिस पर पथराव हुआ था। पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी हॉटस्पॉट घोषित किए गए गुलाब घोसी मस्जिद के पास के इलाके में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के घर वालों की जांच के लिए पहुंचे थे। इस घटना के बाद यूपी सरकार को कहना पड़ा कि हम महामारी कानून में बदलाव करेंगे और ऐसे हमलों पर 5 साल की कैद का प्रावधान होगा। 27 अप्रैल को पुलिस पर हमला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी हुआ। सामूहिक नमाज से रोकने पर पुलिस निशाने पर आई थी, उस पर जमकर पथराव किए गए थे। तो राजस्थान के जोधपुर में बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर नमाज पढ़ने वालों से पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उन्हें समझाने में। और जोधपुर की एक फैक्ट्री के हॉल में लोग एक साथ भीड़ लगाकर नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। इस तरह की जब भी कोई मामले सामने आते हैं तो वो सबके लिए बहुत चिंता का विषय होते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है कि हम समझें कि ये हमारी बेहतरी के लिए है। अब बात जरा मौलाना साद की भी हम कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत पसुपेश की स्थिति हो गई। बार बार जांच की बात होती है, इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, सवाल भेजे जाते हैं मौलाना साद के सामने, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि परिस्थिति है क्या, क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि कोरोना टेस्ट उसका हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो उसका नतीजा क्या आया, पॉजिटिव निकला या फिर नेगेटिव निकला, या फिर ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका भर है। कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाएं। इस कानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, कुल 4 नोटिस चले गए मरकज के मौलाना को। हर नोटिस में कोरोना टेस्ट का हिसाब मांगती है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। जो देश में सबसे बड़े कोरोना कैरियर्स बने उसी तबलीगी जमात का मुखिया आखिर क्यों छिपाता फिर रहा है अपना कोरोना स्टेटस? कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा। हजारों को अपनी तकरीरों से तंग दिल सोच के पाताल में धकेलने वाला फतवा एक्सपर्ट मौलाना साद एक ऐसा भगोड़ा है जो इंटरव्यू में तो कहता है कि वो पुलिस से भाग नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना टेस्ट का इस्तेमाल कर मौलाना साद पुलिस से भागता ही फिर रहा है। एक बार फिर, चौथी बार फिर से खुल गई मौलाना के झूठ की पोल। सबसे पहले मौलाना साद का झूठ नंबर 1। कहा था साद ने आज तक से इंटरव्यू में कि वो पुलिस से नहीं भाग रहा, उसने कोरोना जांच करा ली है। आप कहाँ हैं? एजेंसियां जानती हैं मैं कहाँ हूँ। क्या आपने कोरोना जांच कराई? क्राइम ब्रांच ने कहा तो मैंने कोरोना जांच कराई। 6 दिन बीत गए तो रिपोर्ट कहाँ है मौलाना साद? क्यों चौथा नोटिस देने की नौबत आई? सच्चाई ये है कि दीन ईमान की दुहाई देने वाला मौलाना साद एक भगोड़ा है जो कोरोना संकट में टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को नहीं देकर सिर्फ भागते फिरने की जुगत में जुटा है। अब देखिए साद का झूठ नंबर 2। आपने आत्महत्या के लिए उकसाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझ पर केस दर्ज हो। लॉकडाउन में आपने तबलीगी का कार्यक्रम क्यों किया? हमने लॉकडाउन से पहले सभी कार्यक्रम निलंबित कर दिए थे। अगर साद ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया था तो 2000 से ज्यादा जमातियों को क्यों इकट्ठा होने दिया मरकज में? क्यों पुलिस को अपनी जान जोखिम में डालकर मरकज से जमातियों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा? क्यों देश में कोरोना के 30% मामले जमातियों की वजह से हुए और क्यों जमाती देश में सबसे बड़े कोरोना कैरियर्स बने? निजामुद्दीन मरकज में शामिल जिन जमातियों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा,
तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाला ये ऑडियो मौलाना साद के गुनाह की पोल खोलता रहेगा। मौलाना साद ने जब मस्जिदों में लोगों को जाने से रोकने को साजिश बताया, तब वो अच्छी तरह से जानता था कि वो सरकारी फरमान के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। गैर इरादतन हत्या की धारा लगने और हवाला लेन देन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद भी पुलिस की आंखों में धूल ही झोंक रहा है मौलाना साद। सवाल ये है कि अब तक साद ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी। साफ है, कोरोना के बहाने जांच से बचने की कोशिश में लगा है साद। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने साद के फार्म हाउस सहित कई ठिकानों पर भी छापा मारा था, लेकिन कुछ मोबाइल और दस्तावेजों के अलावा कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियां मौलाना साद का मेवात कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। मेवात के नूह जिले में साद के 2 करीबियों पर क्राइम ब्रांच की नजर है। ईडी भी इनसे विदेशों में मरकज की मोटी फंडिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। इधर मरकज की जांच में शामिल एक और कांस्टेबल जो जांच के लिए निजामुद्दीन मरकज गया था, 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद टीम के 15 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। खतरा देखते हुए मरकज की जांच में जुटी टीम के सदस्यों को अब होटल में ठहरने के लिए कहा गया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद अब भी जाकिर नगर वेस्ट में ही छिपा है और ये इलाका हॉटस्पॉट जोन में है। इसी की आड़ में मौलाना साद पुलिस से छिपता फिर रहा है। आज तक ब्यूरो। अब जरा हम लॉकडाउन की बात करते हैं और लॉकडाउन के दौरान भारत के सबसे ताजा पसुपेश की बात करते हैं, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन 2.0 संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, इसको बहुत दिलचस्प बना दिया है गृह मंत्रालय के उन दिशा निर्देशों ने, जिनके तहत ये बताया गया है कि जो अलग अलग राज्यों के मजदूर, सैलानी, स्टूडेंट्स, ये सारे दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो कैसे वापस लाए जा सकते हैं। सवाल लेकिन यह है कि 3 मई को लॉकडाउन अगर खत्म होना होता तो चंद दिनों पहले फंसे लोगों को घर पहुंचाने की योजना क्यों बनती। हालांकि अन्य राज्यों में फंसे लोगों पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया था कि 4 मई से कई जिलों में बड़ी छूट दी जाएगी। इस बीच अपने अपने घर जाने की राह देख रहे लोगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्लान के बाद राज्यों ने आज अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी चुनौती बिहार की है, क्योंकि बिहार के मजदूर पूरे देश में फैले हैं, उनकी तादाद भी सबसे अधिक है। बहरहाल इस काम के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय को नोडल ऑफिसर बनाया है। लेकिन बिहार की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 29 अप्रैल तक बिहार सरकार की हेल्पलाइन पर रेस्क्यू के लिए 27,28,000 फोन कॉल्स आए। बिहार सरकार हर एक मदद मांगने वाले को उनके आधार नंबर से मिलान कराने के बाद 1,000 रुपए दे रही है। 17 लाख लोगों को मदद की ये राशि मिली है। 3 मई तक बिहार की हेल्पलाइन पर मदद मांगने वालों की तादाद 32 लाख हो सकती है, जिसमें छात्र और अन्य यात्री शामिल नहीं हैं। अगर इन 32 लाख लोगों में आधे भी बिहार जाना चाहेंगे तो उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन रखना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। बिहार के फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्लान अन्य राज्यों को भी परेशान कर रहा है। पंजाब और केरल ने तो केंद्र को चिट्ठी लिखकर मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। स्पेशल ट्रेन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि करीब 10 लाख मजदूरों को उनके घर भेजना होगा। पंजाब के अनुसार करीब 70% मजदूर बिहार के हैं। उधर केरल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है। केरल का कहना है कि दूरी की वजह से केरल में मौजूद प्रवासी मजदूरों को सड़क के रास्ते भेजना संभव नहीं है। केरल के अनुसार उनके राज्य में 20,826 कैंप्स में 3,60,000 मजदूर हैं, जिनमें अधिकतर बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर के हैं। यहाँ ये हम आपको बता दें कि कल जब गृह मंत्रालय ने अपना प्लान दिया था तो उसमें साफ तौर पर बसों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने की बात की गई थी। अब बसों से कैसे होगी या वापसी किस तरीके से अलग अलग राज्य सरकारें कराना चाह रहे हैं। खबरदार भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अलग अलग राज्यों तक का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड गई, जहां पर अलग अलग शहरों में रिपोर्टिंग की, वहां पर स्वामी रामदेव से बात हुई। उन्होंने अपनी राय रखी कि कैसे
ये क्या मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए या वहीं पर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? आज मेरी बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से हुई, जिनका अपना आकलन है मजदूरों की वापसी को लेकर। सुनिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति एक समय के बाद अपने घर जाना चाहता है, स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं कि जैसे कोटा में जो बच्चे पढ़ते थे, अलग अलग राज्य के सरकारें उनको लेकर गई, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन जो लोग अपने घरों के बाहर हैं 1.5 महीने से, पैसा नहीं है, खाने को सामग्री नहीं है, सोने को जगह नहीं है, उनको अंततः घर आना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो घर भी आएंगे तो जो गाइडलाइंस भारत सरकार ने दी हैं, उसके अतिरिक्त हम लोगों को भी एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। हम स्क्रीनिंग उनकी करेंगे, उनको क्वारंटाइन हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि संक्रमण लेकर कोई अगर आ रहा है तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा दे। इसलिए लाखों की तादाद में राजस्थान के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। लगभग 6 लाख लोग ऐसे जो रजिस्टर कर चुके हैं, जो आना चाहते हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि ट्रेन भी चालू करें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए बसों में, वो संभव नहीं है, खासकर जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। धीरे धीरे हम इसको पूरा करेंगे और हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति जो आना चाहता है वो आने से वंचित ना रहे। जहां पर कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है, कोई किसी भी तरह की इस महामारी का संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, उन जिलों में उनकी सीमाओं को सील करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू करनी चाहिए और वहां से एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। और मजदूरों को भी, श्रमिकों को भी इस बात के लिए थोड़ा धीरज रखना चाहिए कि आखिर अब तो घर चले जाओगे, फिर वहां पर घर जाकर के क्या होगा। क्योंकि एक बार चीजों के हिलने के बाद में दोबारा जहां काम कर रहे थे उनका भरोसा पैदा होने में कि भाई ये तो जब संकट आए तो छोड़ के भाग गया। तो क्योंकि मैं इस चीज को देख रहा हूं बहुत सी जगह पर, एक बार फिर उनको अपने काम से हटने पर वापस उस काम में लगाने में और उस काम की रफ्तार आने में, जो चीज़ों के नॉर्मलाइज होने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए मुख्यमंत्रियों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, आपस में जिला अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। जिस जिले के मजदूर जिस जिले में फंसे हुए हैं, उस जिले का जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी से बातचीत करके भाई आपने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप शुरू करवाओ। जो लोग थे वहाँ कोई रोटी खाने के लिए थोड़ी गए थे, कोई भंडारा खाने थोड़ी गए थे, कोई तीर्थ यात्रा के लिए थोड़ी गए थे, कोई पिकनिक के लिए नहीं गए। तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू होंगी तो और ज्यादा लोगों की बल्कि जरूरत पड़ेगी। तो ये मजदूरों में जो आपाधापी लगी हुई और सरकारों में भी एक होड़ से लगी हुई है कि हमने अपने मजदूर वहां से इतने निकाल दिया। अरे निकाल करके आपके पास रोजगार देने की क्या व्यवस्था है? अलग अलग सरकारों को तय करना होगा कि करना कैसे, क्योंकि हर जगह की जरूरतें अलग होती हैं। लेकिन आज मैंने दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और पाया है कि सिर्फ ये मजदूर नहीं है जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, बल्कि जो एसेंशियल कमोडिटी के बगैर यानी कि बाकी चीजों को लेकर ट्रक्स निकले थे, वो ट्रक ड्राइवर भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस आए थे कि आपको कुछ कुछ दूरी पे ढाबे हैं वो खोलने हैं, इसके अलावा बाकी हाईवेज पर अलग सूरत दिखी थी। लेकिन इस हाईवे पर मुमकिन है राज्य सरकार की दखल के बाद अलग अलग दूरी पर ढाबे खुले हैं और कम से कम अब इन ट्रक ड्राइवर्स को खाना मिल पा रहा है। लेकिन किस स्थिति में है वो देखिए ये रिपोर्ट। पहले लॉकडाउन में यह महसूस किया गया था कि जो ट्रक वाले निकल रहे हैं उन्हें खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही हैं और इसीलिए रियायत दी गई और कहा गया कि कुछ कुछ दूरी पर जो राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी उस पर ऐसे ढाबे जो हैं वो खुलेंगे। अब यहाँ पर हम बहरोड में जमुना होटल पर हैं, यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है। कब से खुला है? यह अभी 20 तारीख बाद। 20 के बाद? हाँ, जब निर्देश आ गए थे उसके बाद? हाँ, उसके बाद। आप लोग ट्रक लेकर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ यही है। यहीं पर है? कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यही रोटी खाते हैं, यही सब पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, आप कहाँ से निकले थे? हम भी यहीं है, लॉकडाउन से यहीं बैठे हैं, होटल पे ही है। हाँ। और कहाँ जाएंगे तो अब? तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे? कोई वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता है। आप लोग सब लेकिन लोकल है राजस्थान के? हाँ, यूपी से हूँ। यूपी से हैं? जी, रायबरेली से। रायबरेली से हैं। आप राजस्थान से हैं और बाकी लोग आप लोग यहीं के हैं या आप? हाँ? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आपको भी नहीं पता कि अब आगे कहाँ निकलना है तो यहीं पर हैं? यही है 22 तारीख से। लेकिन इसके बीच में बाकी ट्रक भी तो आते जाते हैं, अब तो मूवमेंट शुरू। हाँ, ये खाने पीने की चीज के ट्रक आते जाते रहते हैं। हाँ।
उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एसेंशियल वाले में नहीं थे? हाँ नहीं, एसेंशियल वाला ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो जब यहाँ पर जैसे खाने पीने की व्यवस्था से फायदा हो जाता है? पैकअप कर के दे देते हैं, अपने गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। गाड़ी में बैठ तो यहीं पे जिंदगी आप लोगों की बीत रही है ऐसे ही मुश्किल में? हाँ जी, बहुत औखा है ये। हाँ जी, सरसा से आए हुए ये अपने बेटे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा आ रहा है आप लोगों का? हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है घर में। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल वहां से जवाब चाह रही है? एक आधी बार बात होती है जी दिन में। पहले और दूसरे लॉकडाउन के बीच हाईवे की तस्वीर बदली है। पहिए सड़कों पर लौटे हैं, उनके लिए सड़क किनारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिंदगी को अगर पटरी पर लौटना है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक। यही जिंदगी है। जब से लॉकडाउन में फंसे, पीछे पोते का जन्म हुआ, अब उसे सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए देख पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं, लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर आपको देते हैं जो कोरोना के इलाज से जुड़ी हुई है। अब वैक्सीन को लेकर अलग अलग जगह पूरी दुनिया में ट्रायल हो रहे हैं, भारत में भी ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर आ रही है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से, जहां पर एक वैक्सीन को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये उपलब्ध हो सकता है और इसकी कीमत होगी 1000 रुपए। इस वक्त दुनिया की 35 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स का मुकाबला घड़ी से चल रहा है। ये रेस है कम से कम समय में कोरोना का इलाज करने वाली दवा बनाने की। ये रेस है कोरोना से संक्रमण को रोकने की। इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलेड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं, जिसके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे। अब इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है। ट्रंप को इस दवा से बहुत उम्मीद है। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नाम की ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% तेज है। इस दवा के ट्रायल पर पूरी दुनिया की नजर है। It's not the end game. Because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses, and that's an RNA polymerase. But there are a lot of other enzymes that the virus uses that are now going to be targets for this. भारत की नजर भी इस दवा के ट्रायल पर है। अमेरिका में इस दवा को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल सकती है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना के खिलाफ सुपर दवाई का ट्रायल जोर शोर से चल रहा है। वहां से उन 3 लोगों का वीडियो जारी हुआ है जिन पर ट्रायल चल रहा है। वहां के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने इस ट्रायल पर कुछ अहम जानकारियां भी दी हैं। If there is transmission of the virus out there in the community, we may be able to get an answer within a few months. The difficulty is that the effect of lockdown is that viral transmission is very much reduced. And we can't know whether the vaccine works unless people are exposed to it out in the community. So it may take some time. इसके अलावा उम्मीद की एक किरण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भी नजर आई है। वहां 1000 रुपए की कीमत वाला कोरोना का टीका बनाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि इस वायरस को ठिकाने लगाने का इलाज जल्द मिल जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीन वाली इस अच्छी खबर की रिपोर्ट में हमने आपको 3 अच्छी खबरें दिखाई हैं कि किस तरीके से पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहां पर अगर ये टीका तैयार हो गया तो 1000 रुपए में वो उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ ही दूसरी अच्छी खबर हमने आपको ये दिखाई
कि किस तरीके से जो ह्यूमन ट्रायल्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुए थे उसकी तस्वीरें कि वो उम्मीद देती हैं कि बेहतर भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। और जो एक दवा यानी कि रेमडेसिविर जिसके बड़े असर का दावा किया गया है, ये दवा लेने वाले कोरोना के मरीजों की रिकवरी 31% ज्यादा तेजी से हुई है। तो कोरोना के खिलाफ जो दवाओं वाली ये लड़ाई चल रही है उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उम्मीदों की बढ़ोतरी हो रही है। यानी एक तरफ अच्छी खबरें आती रहती हैं, दूसरी तरफ कुछ बुरी खबरें आती हैं, लेकिन उसी सब में से मिलकर एकजुटता के साथ हमें इस लड़ाई में जीत कर निकलना है। लेकिन अब वो खबर जो 24 घंटे के भीतर 2 बार दर्द दे गया है। पहली खबर कल आई थी जब इरफान खान, जो कि इसी जयपुर में पले बढ़े थे, उनकी मृत्यु हो गई। और आज ये खबर कि ऋषि कपूर नहीं रहे। एक के बाद एक इस तरह की खबरें जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा उदास कर गई हैं। हिंदी सिनेमा के सदाबहार रोमांटिक अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया। ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में पंचतत्व में विलीन हुआ। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि उनके करोड़ों फैंस हैं, लेकिन उनकी अंतिम विदाई में लॉकडाउन के कारण पंडित समेत सिर्फ 24 लोग शामिल हो पाए। बेटी रिद्धिमा दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंच पाई। 28 दिन पहले 2 अप्रैल को ऋषि कपूर ने अपना अंतिम ट्वीट किया था और तभी से सोशल मीडिया पर इस चुप्पी को लेकर आशंकाएं चल रही थीं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। ये चुप्पी आज सुबह स्थायी हो गई जब ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। उन्हें 2 साल से ब्लड कैंसर था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो पूरी जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जीते रहे। ब्लड कैंसर के बावजूद परिवार, दोस्त, फिल्में, खाना उनके फोकस में था। आखिर तक वो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को भी हंसाते रहे। ऋषि कपूर के फिल्मी पहलू तो आपने दिन भर देखे होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ पहलू देखने के लिए आपको उनकी आत्मकथा के कुछ पन्ने पलटने होंगे। ऋषि कपूर खुद अपनी जिंदगी को लेकर बहुत शुक्रगुजार रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में अपने जन्म का एक किस्सा लिखा है और इस बहाने खुद को घंटों बाद अनंत जब एक गुलाबी गालों वाले गोल मटोल बच्चे के रूप में धरती पर मैं आया तो चैन की सांस लेते हुए मेरे पिता ने एक और बेटे के आगमन के स्वागत में शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा और कौन से शाही स्वागत की मैं कामना कर सकता था। मैं पृथ्वीराज कपूर का पोता, राज कपूर का बेटा, नीतू कपूर का पति, रिद्धिमा और रणबीर कपूर का पिता हूं। मैं ऋषि कपूर हूं। मैं भाग्यवान पैदा हुआ हूं और सदैव भाग्यशाली ही रहा। भाग्य ने आजीवन मेरा साथ दिया। ऋषि कपूर की जो आत्मकथा थी खुल्लम खुल्ला, उसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला बहुत सारी बातें की। जहां जहां पर उनकी अपनी बुराई थी उसे भी कहने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया। ऐसी ऐसी चीजों को स्वीकारा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो खूब सिगरेट पिया करते थे, लेकिन बेटी रिद्धिमा के एक कमेंट के बाद उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। रिद्धिमा ने अपने पिता से कह दिया कि पापा आपके मुंह से बदबू आती है। अमिताभ बच्चन से अपने संबंधों पर ऋषि कपूर ने लिखा है कि अमिताभ और मेरे संबंधों में तलखी थी। मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता था। वो मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन मैं उन्हें अमित जी की जगह अमिताभ ही बुलाता था। शायद मैं बेवकूफ था। कभी कभी की शूटिंग के वक्त तो न मैं उनसे बात करता था और न ही वो बात करते थे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया और हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा कि ऐसा लगता है कि बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने से अमिताभ निराश हो गए थे। उन्हें लगा था कि यह अवार्ड जंजीर के लिए जरूर मिलेगा। दोनों ही फिल्में एक ही साल 1973 में रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर ने यह खुलासा किया कि उन्हें यह कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने वो अवार्ड 30,000 रुपए देकर खरीदा था। अपनी सफाई में ऋषि कपूर ने यह भी कहा कि 1974 में वो सिर्फ 22 साल के थे। पैसा कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, इसकी उन्हें बहुत समझ नहीं थी। बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बातें भी एक्सेप्ट करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है कि आप इस तरह की चीज को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट कर लें। ये बातें उनकी किताब के टाइटल खुल्लम खुल्ला की तरह एकदम बिंदास हैं और इनमें अपनी कमियों को स्वीकार करने के प्रति ईमानदारी दिखती है और इसके साथ अपनी जिंदगी के प्रति एक धन्यवाद का भाव दिखता है।
ऋषि कपूर को कभी कोई चिंता नहीं हुई कि वो किस चीज के बारे में कौन सी राय दे रहे हैं। ऐसा ही एक बेबाक इंटरव्यू उनका आपको दिखाते हैं। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक तरीके से बटा हुआ है इस वक्त। एक तरफ हम शाहरुख खान का, आमिर खान का कैंप देखते हैं जहां पर लोगों को लग रहा है कि इंटॉलरेंस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कैंप है अक्षय कुमार का, रवीना टंडन का, अनुपम खेर का, जिन्हें लगता है कि ये पूरी बहस ही बेतुकी है। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों कैंप्स में ऋषि कपूर कहां खड़े हैं। एक तो मैं जानना चाहता हूं इनटॉलरेंस क्या है और टॉलरेंस क्या है। ये बातें कुछ ज्यादा हेडलाइंस में आ गई है। ये बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अबाउट इंटॉलरेंस एंड टॉलरेंस। हर शय पे, हर जीवन के हर मोड़ पे, हर जगह कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर भी पीपल दे डू नॉट टॉलरेट, समटाइम दे टॉलरेट इट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इतना तवज्जो, इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है इस इंटॉलरेंस और टॉलरेंस पे। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड भी पॉलिटिकल लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बेसिकली वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एंटरटेनर्स। हम तो सिर्फ जानते हैं आपका दिल बहलाने, हम आपका दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं जानते। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अमूमन बॉलीवुड के लोग राजनीति की बातों से दूर रहते हैं। पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में सीधे कूद रहे हैं और अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। साहब, ये मेरा पूरा परिवार जो आज क्या पिछले हमारे 103 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को हुए, उसमें जो 88 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कपूर्स का। हमने तो कभी किसी ने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। मुझसे भी तो ये मुझे बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए, इतने सारे, और हेमा मालिनी गए, धर्मेंद्र गए, बहुत से लोग। आप में से किसी ने क्यों नहीं सोचा? अब भाई मैं अभिनेता आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ साहब। हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की जो एक तना वो है बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपना काम जानते हैं और जो हमारा काम है वो हम काम करते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।